हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ वर्षा भारद्वाज। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, संविधान में अधिकार। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है काफ़ी जल्दी आएगा। और आगे हम डिस्कस करते हैं। हमारी बुक है और ये हमारा पूरा सिलेबस है। 10 चैप्टर फर्स्ट बुक में है। एंड संविधान में अधिकार, ये इंट्रोडक्शन है, ये तो आप खुद ही पढ़ लेंगे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो मैं इससे आगे आपको पढ़ाती हूँ। अधिकारों का महत्व। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देशों के विभिन्न भागों से बड़ी बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी गई कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाएं। यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया गया। 1982 में एशियाई खेल हुए थे, उसमें पहले कुछ निर्माण कार्य हुआ। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में यही बताया कि लोगों से काम करवाया गया मज़दूरों से ज़्यादा, और उन्हें जो मजदूरी थी वो कम दी गई। क्यों? क्योंकि उनको बेगार या बंधुआ मजदूरी की कैटेगरी में डाल दिया गया। और यही बता रहे हैं कि आप याचिका दायर करवा सकते हैं, या फिर क्योंकि ये तुम्हारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या फिर न्यायालय में दलील को स्वीकार कर लिया गया था, जो याचिका पेश की गई थी कि उनको उनके मौलिक अधिकार दिलाए जाने चाहिए, कि उनसे काम ज़्यादा करवाया जा रहा है और उन्हें पैसा कम दिया जा रहा है। तो न्यायालय द्वारा इस दलील को स्वीकार कर लिया गया और निर्देश दिया गया कि इन हज़ारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाएं। यानी जितना काम कर रहे हैं उतना उनको मजदूरी दिलानी चाहिए। इसी प्रकार मचन लालू की जो कहानी है, इसमें ये बताते हैं कि इनको जब गिरफ्तार किया गया तब ये 23 वर्ष के थे। उसके बाद इनको लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में रखा गया, मतलब पुलिस की हिरासत में। क्यों? क्योंकि इन्होंने गैरकानूनी काम किया था, इसलिए। उसके बाद 1967 और 1996 में अधिकारियों ने 2 चिट्ठी भेजी, जिसमें ये बताया गया कि वो अब स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 2005 में उसे छोड़ा गया जब वो 77 वर्ष का हो गया। इसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ के 54 जो ईयर्स हैं वो हिरासत में ही गए। बीमार था, उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, बट वो हिरासत में ही रहा। लेकिन हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपना जो जीवन है वो अच्छे से जीने का, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो उसका जीवन तो व्यर्थ ही रहा। जो उसके लाइफ के 54 जो वर्ष थे, जवानी का जो टाइम था, वो तो उसने हिरासत में ही बिता दिया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसमें आगे क्या बताया है कि आगे बताया गया है कि जो कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, लेकिन न्यायालय में उसे चुनौती दी गई, जिससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली और उनकी मतलब जो भी मजदूरी थी वो उनको दिला दी गई। इसीलिए जो संवैधानिक अधिकार के जो कारण हैं मजदूरों को न्याय मिला सकने में, वो सक्सेसफुल रहे। यानी ये जो संवैधानिक अधिकार हैं ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। मतलब ये हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम ही है लोगों को न्याय दिलाना, लोगों के साथ समान व्यवहार करना।
ये थी मंचुल लांगुन की कहानी। इसके बाद है अधिकारों का घोषणा पत्र। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाया। यानी संविधान में जो लोगों के अधिकार है, जिनको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सदैव से है, उनको ही संविधान में पेश किया गया और उन्हीं को जो अधिकारों का घोषणा पत्र है वो कहा गया। क्यों? क्योंकि उनको संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की सूची में रखा गया। अतः अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि जो अधिकारों का घोषणा पत्र है वो सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है, कि सरकार लोगों के अधिकारों के अगेंस्ट, उनके विरुद्ध काम ना करे, और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है कि यदि किसी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो सरकार के द्वारा निकाला जाएगा। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह ज़रूरी है कि सरकार किसी व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका, अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है लोगों को, तभी उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। और ये भी ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति ये भी ज़रूरी है कि सरकार के जो विभिन्न अंग है, जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, नौकरशाही हो गया, न्यायपालिका हो गए, ये सरकार के जो सभी अंग हैं, ये अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन भी कर सकते हैं। यानी कभी आवश्यकता हो तो ये अपने काम के लिए लोगों के जो अधिकार हैं उनका हनन भी कर सकते हैं, उनका उल्लंघन भी कर सकते हैं। कौन? सरकार के विभिन्न अंग। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था। मांग की थी कि अंग्रेजी शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। यानी जो अंग्रेजी शासक थे उनको, जो पब्लिक थी, उनके अधिकारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कब बताया गया? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उन नेताओं ने इन चीज़ों को बताया। क्यों? क्योंकि अधिकारों का महत्व समझा गया उस टाइम पे। पहले लोगों को समझ नहीं थी कि अधिकार क्या होते हैं क्या नहीं, लेकिन बाद में लोगों को समझ आने लगा। ये इम्पोर्टेंट है। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। अतः यह मांग स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जो सबकी राय थी वो एक ही थी। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।
यानी इसमें आपको अभी तक क्या बताया है कि जो मोतीलाल नेहरू द्वारा ये जो समिति आई थी, इसमें क्या बताया गया, अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई गई 1928 में, और ये बताया गया कि जो स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण होगा उसके दौरान जो भी अधिकारों का समावेश होगा उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इस पे सबकी राय जो थी वो एक जैसी थी, यानी सब यही मांग कर रहे थे कि जो अधिकार है उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई, यानी जिनको संविधान में उन अधिकारों को रखा गया जिन्हें उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और मौलिक अधिकारों की संज्ञा भी दी गई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी क्या बता रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और वो इतने ज़रूरी हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं कि संविधान खुद ये डिसाइड करता है, ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी सरकार भी चाहे कि लोगों से हम उनके मौलिक अधिकार छीन लें तो वो नहीं छीन सकती, क्योंकि उसके पास ये अधिकार नहीं है। आगे है, मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। यानी अब इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर हम जो हमारे कानूनी अधिकार होते हैं उनकी बात करें कि उनको सुरक्षित रखने के लिए साधारण कानूनों को सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान स्वयं अपनी स्वयं गारंटी लेता है कि हाँ, मैं मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करके रखूँगा। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। यानी जो हमारे नॉर्मल अधिकार, कानूनी अधिकार होते हैं, इनको जो संसद है वो कानून बनाकर परिवर्तित चेंज कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। यानी क्या बता रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार है, इनको रोकने के लिए जो अधिकार है, जो पावर है, वो सिर्फ न्यायपालिका के पास है, ये अधिकार सरकार के पास नहीं है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको कुछ विशेष प्रावधानों में रखा गया है। जैसे उनकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो संविधान लेता है, और उनको जो लीगल राइट्स होते हैं, हमारे सामान्य जो अधिकार होते हैं, उनको संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट करना पड़ता है, तभी उनको चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर सकता। जो भी काम किया जाएगा वो इनकी सहमति से या इनके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकते। जो भी काम होगा वो सरकार अपने हित में करे या जनता के हित में, किसी में भी, लेकिन मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो मौलिक अधिकारों के हनन का जो प्रावधान है उसमें ये बताया, जो मौलिक अधिकारों का हनन है उसको रोकने की जो शक्ति है या क्षमता है या उत्तरदायित्व है, वो सिर्फ न्यायपालिका के पास है, वो कोई और नहीं कर सकता, वो न्यायपालिका के पास ही अधिकार है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन
पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देती है। यानी मौलिक अधिकारों के हनन हो रहा है उनका, या फिर उन पे कोई अनुचित प्रतिबंध लगाया जा रहा है जो ठीक नहीं है, तो न्यायपालिका के द्वारा वो जो प्रतिबंध होता है वो माननीय नहीं होता। यानी मौलिक जो न्यायपालिका है वो उस प्रतिबंध को नहीं मानेगी, ठीक है, उसके द्वारा उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद क्या है कि लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित या निरंकुश अधिकार नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। यानी जो सरकार क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है समता का अधिकार। ये एक फर्स्ट जो पॉइंट है, इसमें स्वदेश कुमार अपने गांव जाता है। यानी जो जब वो गांव गया तो अपने एक दोस्त को लेकर गया। इसमें उसकी कहानी बताई है कि उसका, अब वो लोग सोचते हैं, उनका मन होता है कि किसी होटल में चाय पीते हैं, तो चाय पीने के लिए जाते हैं। तो जो होटल का मालिक होता है वो स्वदेश कुमार को तो जानता है, बट वो उसके दोस्त को नहीं जानता। तो वो उससे उसकी जाति पूछने के लिए उसका नाम पूछता है। तो वो अपना नाम बताता है। तो जो स्वदेश कुमार होता है उसको तो वो अच्छे से चमकदार कप में चाय देता है, और जो उसका दोस्त होता है उसको वो कुल्हड़ में चाय देता है। क्यों? क्योंकि वो दलित था, इसलिए। तो इस तरह से भेदभाव होते थे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें टेलीविज़न के बारे में, एक चैनल के बारे में बताया है कि समाचार पढ़ने के लिए दो व्यक्ति थे। 45 ईयर्स के दो व्यक्ति थे, जिनमें से महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। लेकिन 45 ईयर्स की जो महिलाएं थी उनको समाचार पढ़ने से रोक दिया गया। कहा कि तुम बुजुर्ग हो, तुम नहीं पढ़ सकती हो। जबकि जो मेल थे, यानी जो पुरुष थे, उनको 45 ईयर्स पे समाचार पढ़ने के लिए कह दिया गया, यानी उनको परमिशन दी गई। तो कहीं ना कहीं जेंडर बेस्ड और कास्ट बेस्ड यहाँ पर जो भेदभाव है वो अभी भी होता था। उसके बाद अब ये सारे आपके जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मैं आपको अब पढ़ाने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो है हमारा समता का अधिकार है। इसमें क्या है, कानून के समक्ष समानता। यानी कोई भी व्यक्ति हो, कानून की नज़रों में वो बराबर है। कानून के समान संरक्षण, यानी कानून के समान संरक्षण, यानी हर किसी व्यक्ति को जो संरक्षण दिया गया है वो एक बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ना ही जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। निषेध है, यानी बैन है। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नानगारों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। यानी चाहे कोई दुकान हो, होटल हो, कुआं हो, तालाब हो, स्नान घाट हो, या फिर कोई सड़क हो, किसी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। सभी व्यक्ति वहाँ जा सकते हैं, चाहे कोई जनरल कैटेगरी का हो, एससी कैटेगरी का हो, एसटी का हो, या फिर वो ओबीसी कैटेगरी का हो। रोजगार में अवसर की समानता। अब रोजगार में कैसे पार्शियलिटी होती थी कि जो काम है, एक तो उसमें ये होता था कि अगर उस काम को कोई मेल कर रहा है तो उसको जो पेमेंट होता था वो 100% दिया जाता था। लेकिन अगर उसी काम को कोई फीमेल कर रही है तो उसको जो पेमेंट है वो बहुत कम दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसको बताया जाता था कि तुम फीमेल हो, बेशक वो काम अच्छा कर रही हो, फिर भी क्यों, ऐसा भेदभाव था। लेकिन अब ये पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। उसके बाद छुआछूत का अंत। यानी जो ये छुआछूत की जो प्रथा होती थी कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं, दलित होते हैं, वो अगर छू लेते थे तो बोल देते थे कि नहाना पड़ेगा। या फिर वो किसी गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि होता है कि आप हमारे मटके नहीं छू सकते हो, या बर्तन नहीं टच कर सकते हो, और हमारे किचन वगैरह में नहीं जा सकते हो। तो गांव वगैरह में ये अभी भी देखने को मिलता है। उपाधियों का अंत। यानी कोई भी अपना जो काम है, अपना जो प्रोफेशन है, उसे अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। सबकी हो, कितना भी महान हो, वो अपने आगे अपना नाम नहीं लगाएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ। संविधान में लिखा गया है
कि सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो अपने आगे अपने नाम की उपाधि जो है वो लगा सकते हैं। एक तो जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं उनको अपना प्रोफेशन अपने नाम के आगे लगाने की परमिशन है। सेकंड, जो हमारे ये आर्मी में बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो होते हैं, जैसे जनरल हो गए और मेजर हो गए, इन लोगों को अपना प्रोफेशन अपने नाम के आगे लगाने का संवैधानिक अधिकार है। बाकी तो वैसे लोग लगा के ऑलरेडी घूमते हैं, बट ये संविधान के अकॉर्डिंग मतलब संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। संविधान में इन सब के लिए मना किया गया है, संवैधानिक रूप से गलत है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। भाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने सभा करने का अधिकार है, संगठित होने का, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है, कोई भी पेशा चुन सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो, अपराधियों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसमें क्या बताया? अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी अगर कोई व्यक्ति है उसने अपराध किया है तो उसको ये फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो या फिर तुम अपने आप को दोषी सिद्ध करो। ठीक है। और जीवन की रक्षा, यानी तुम अपने आप को रक्षा, मतलब अपनी रक्षा के लिए तुम कोई डिसीजन भी ले सकते हो। और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार है, कहीं भी रहने का, कहीं भी आने जाने का, अभिव्यक्ति और सजा पाए लोगों के अधिकार। उसके बाद हम बात करते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है? मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, यानी जैसे फैक्ट्रीज हो गए जहाँ पे जो लाइट्स है वो नहीं है वहाँ पर, और एयर कंडीशन बिल्कुल ख़राब है वहाँ की, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं है, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत है, तो ऐसी जगह पे बच्चों को काम करने से बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा, बैन है पूरी तरह से। और किसी के साथ, मानव के साथ यानी मजदूरों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको पूरा पेमेंट दिया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या बताया है? इसमें हमें अपने अपने धर्म को चुनने का, डिसाइड करने का, ये सब अधिकार है। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, यानी तुम आस्था कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। धार्मिक मामले के प्रबंध, यानी कोई भी धर्म से रिलेटेड प्रबंध होता है तुम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, वो भी कर सकते हो। किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर आयादगी, यानी कोई अलग धर्म है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू हैं तो आप क्रिश्चियन धर्म के लिए या इस्लाम धर्म के लिए इन्वॉल्व हो सकते हो, पैसा दे सकते हो। कोई वो लोग काम कर रहे हो या भंडारा करवा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। कुछ शिक्षा संस्थानों में शिक्षण, धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जो शिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उपासना होती है, वहाँ पे उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपके पास है, चाहे आप उस धर्म के हों या ना हों। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, उनको, सॉरी ये लास्ट नहीं है, लास्ट सेकंड है, इसके बाद एक और है, सॉरी फॉर दिस। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषा और संस्कृति के लिए जो संरक्षण है, यानी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, यानी पहले के टाइम में क्या होता था, जो ब्राह्मण्स होते थे उनके द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा। लेकिन अब चाहे कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति हो, अगर वो धर्म से रिलेटेड शिक्षा देना चाहता है तो उसके पास संवैधानिक अधिकार है, वो दे सकता है कहीं भी, और शिक्षण संस्थान भी खोल सकता है। शिक्षण संस्थान क्या होते हैं कि जैसे आप ट्यूशन जाते हो पढ़ने के लिए, ऐसे धर्म को पढ़ने के लिए, धर्म की उपासना करने के लिए आप अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हो। लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या बताया गया? मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए
न्यायालय में जाने का अधिकार। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है या आपसे छीन लिए गए हैं तो आप उनको लागू कराने के लिए सीधा न्यायालय में जा सकते हो। ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। उसके बाद ये छुआछूत वाला सिस्टम है। यहाँ पे यही सब बताया है, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इसमें यही बताया है कि जो व्यक्ति होते थे उनके साथ भेदभाव होता था कि उनको कुआं वगैरह पे, स्नान घाट, पूजा स्थल यहाँ नहीं जाना, जाति को लेकर भेदभाव होता था, मूल वंश को लेकर, जन्म स्थान को लेकर, यहाँ तक कि जो सड़कें होती थी वहाँ भी वो खुलेआम नहीं जा सकते थे। उनको जाने के लिए आगे आप और चैप्टर्स में आगे बताया है, 11 के बाद आप 12th में जाओगे तो पढ़ोगे कि जो लोग होते थे दलित जाति के लोग, उनके लिए कुछ ऐसे विशेष प्रावधान थे कि वो दिन में बाहर नहीं निकल सकते थे, और बाहर निकलेंगे भी तो वो ऐसी कंडीशन में निकलेंगे जब कोई बाहर ना हो। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद ये असमानता का सबसे जो भद्दा रूप है ये यही है, छुआछूत। लेकिन इसको अब पूरी तरह से रोक दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है और चाहे स्नान घाट हो, पूजा स्थल हो या कुछ भी हो, जा सकता है। और अधिकार के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपाधि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। हाँ, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को ऐसे उपाधि नहीं दी जाएगी, सिर्फ उनको छोड़कर। किसको? कि जो सेना में हो या शिक्षा के, एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की हो, उन लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा या फिर कोई मतलब उपाधि से सम्मानित नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों, वहाँ समान अवसर का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चे, महिलाएं तथा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना को देख पाए कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह ज़रूरी है। देखो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि अगर सभी लोगों को समानता दिलानी है तो सिर्फ ये नहीं है कि संविधान में अनुच्छेद बना दिए गए, आर्टिकल बना दिए गए और अनुसूचियाँ बना दी गई और वो हो गया। समानता का मतलब क्या है कि सभी लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी जो भी समाज में रह रहे हैं उन लोगों को सभी वर्गों में समान अवसर मिले। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बहुत सारी सामाजिक विषमताएं हैं, यानी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आप विलेजेस में विजिट करोगे तो वहाँ पे क्या है कि कुछ लोग होते हैं, मतलब जो पुरानी सोच वाले होते हैं, उनको कोई भी चीज़ समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उनको ये सब चीज़ें बताओ तो वो नहीं समझते। उसके बाद इसके लिए कुछ बेहतरीन योजनाएं बनाई जानी चाहिए, कुछ निर्णय लेने चाहिए। जैसे नौकरियों में आरक्षण है, स्कूल में प्रवेश के लिए आरक्षण है। ऐसा आपने अवश्य सुना होगा, हमें भी पता है, ऐसा सबको ही पता है। बट ऐसा संभव नहीं है। ये आश्चर्य की बात है कि आरक्षण के बावजूद यहाँ पर मतलब भारत में क्या है, ये छुआछूत, असमानता, समानता, ये सब चीज़ें आज भी हैं। आप गांव वगैरह में देखोगे तो ये असमानता सिस्टम खत्म हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ अभी भी होता है। ठीक है, तो यही बता रहा है आर्टिकल 64 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यानी ये समानता के लिए उल्लंघन के रूप में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संविधान की जो भावनाएं आप देख पाओगे कि संविधान चाहता है कि समानता हो, बट लोग इस चीज़ को नहीं समझते।
होगा। अगर समझ ना आए तो वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, नहीं आता तो 3 बार भी देखें। आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप और चाहते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। और भी किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।